हेलो व्यूअर, नमस्कार। बिहार एसएससी सीरियल प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 टेस्ट सीरीज 1 आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 ये रीजनिंग है, तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें जीके जीएस बेसिकली हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जीके जीएस का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है आपका यहाँ से। अब इसमें 20 में चलिए देख लेते हैं। 12 में कहा गया निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो जो हड़प्पा कालीन जो संस्कृति थी वहाँ से जो हमें खुदाई के दौरान मुहरे और टेराकोटा कलाकृतियाँ जो मिली हुई हैं उनमें किनका चित्र नहीं मिला है ये बताया गया है। तो गाय का नहीं मिला है, बाकी हाथी, गैंडा और बाघ का चित्र उसमें मिला है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये अपनी ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। आगे हम बात करें, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो स्थूलभद्र को कहा जाता है। तो जैन संप्रदाय जो है 2 हिस्सों में बट गया था। एक को हम लोग कहते हैं जी दिगंबर और दूसरे को श्वेतांबर। तो दिगंबर के जो संस्थापक हैं वो भद्रबाहु और श्वेतांबर के जो संस्थापक हैं वो आपके स्थूलभद्र। अगला हम बात करेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था, जिसे महात्मा बुद्ध के द्वारा अंतिम जो है बार दीक्षित किया गया था। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और डैश वंश के कनौज के जयचंद के बीच हुई थी। तो ये गढ़वाल वंश का जो राजा था जिसका नाम जयचंद था 1194 में ये जो है जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी की बात करें तो तराइन का युद्ध 2 लड़ा। एक 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीता था। और तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया 1192 में, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, मोहम्मद गौरी जीत गया था। और इस तरीके से भारत में पहला जो है वो आप कह सकते हैं कि मुस्लिम शासक ने अपनी नींव रखी। और पूछा जाए कि भारत में पहला विदेशी आक्रमण किस देश ने पहला विदेशी आक्रमण भारत पर किया? तो फारस का देश था। फारस ने पहला जो है आक्रमण भारत पर किया था। और ये अगर पूछा जाए कि प्रथम अरब आक्रमणकारी तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गढ़वाल वंश हो जाएगा का राजा था। अगला देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैवतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करी? तो रैवतवाड़ी व्यवस्था की 1792 में ये अलेक्जेंडर रीड के द्वारा शुरू किया गया। बाद में इसे वारेन हेस्टिंग्स ने जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में अपने कार्यकाल के दौरान लागू किया। आगे हम बात करेंगे अखिल। तो पूछा जाए कि रैवतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक तो वारेन हेस्टिंग्स को भारत में कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में। अगला है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर की गई थी? तो ढाका में की गई थी और नवाब सलीउल्लाह खां और सर आगा खां की अध्यक्षता में। 1907 में ध्यान रखिएगा कि अमृतसर में इनका अधिवेशन होगा मुस्लिम लीग का, और 1908 में कराची अधिवेशन मुस्लिम लीग का होगा। आगे हम बात करें, भारत में किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया? तो वो 1959 में आश्रय दिया और ये 14वें तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय को डैश के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? तो सत्यमेव जयते के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय
के द्वारा ही जो है वो 1916 में जो है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी जाती है और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इनकलाब जिंदाबाद को जो है लोकप्रिय बनाया ये भगत सिंह ने। जय जवान जय किसान की बात करें तो ये लाल बहादुर शास्त्री और वंदे मातरम की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन हैं तो मैथ के क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। बार काय किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये टर्नर सिंड्रोम में बार काय जो होता है वो अनुपस्थित होता है। अगला है पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति में ये उपस्थित होता है। अगला है नेक्स्ट है, कहा गया कि निम्नलिखित में से किससे कोकोन प्राप्त किया जाता है? तो कोकेन जो है वो एराइथ्रोजाइलम कोकाक्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला देखेंगे, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन, गामा, ये कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधियाँ हैं। निम्न में से ठोसों में चालकता का सही क्रम कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, अर्धचालक जो होता है कुचालक से अधिक चालक होता है और वहीं अर्धचालक की बात करें तो सुचालक जो होते हैं उनसे कम जो है इसकी चालकता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है सीधा और बेगा, यही आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला हम देखेंगे 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38। आगे कहा गया है कि चौथी से नौवीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? तो चौथी से 9वीं शताब्दी के बीच जो है कांचीपुरम पल्लव साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वहीं हम बात करें अमेरिका में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो ये 1861 से 1865 में शुरू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला है कि संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। तो 26वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये समाप्त किया गया। वहीं 24वां संविधान संशोधन की बात करें तो 24वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद को शक्ति प्रदान की गई कि वो जो है संविधान संशोधन कर सकता है। अगला है, आगे हम बात करें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो मंत्री परिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 74 के तहत होती है। आगे हम बात करें 44 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या होता है ये बताना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो कार्य होता है वो राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करना इनका कार्य होता है। आगे हम बात करें कि नेक्स्ट है, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? तो ये मंडल आयोग के द्वारा ये सिफारिश किया गया। वहीं हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म को धारण करने, अभ्यास करने और प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, सत्य है। इसके निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य मॉडल चुना, ये भी सत्य है। यह राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है, ये बिल्कुल गलत है, यही सत्य नहीं है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है, ये भी सही है, यानी सी आपका सत्य नहीं है। बेनलेक्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो बेनलेक्स की बात करें तो बेनलेक्स, तो ध्यान रखिएगा BE से आपका हो जाएगा बेल्जियम, NE से हो जाएगा नीदरलैंड और LUX से हो जाएगा लग्जमबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बेनलेक्स की जब बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा बेनलेक्स की बात करें फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कहा गया 1990
में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? तो दिनेश गोस्वामी समिति का गठन जो है वो किया गया था चुनावी सुधार के लिए। किसके लिए? चुनावी सुधार के लिए। वहीं हम बात करें दंतेवाड़ा समिति की, तो बेरोजगारी के अनुमान के आंकड़े को पता करने के लिए दंतेवाड़ा समिति की स्थापना करी गई थी। वहीं महाजन समिति की बात करें तो चीनी उद्योग के लिए, और अगर सुंदर राजन समिति की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर के लिए। मीरा सेठ समिति की बात करें फ्रेंड, तो ये हथकरघा के विकास हेतु इन समितियों का जो है वो गठन किया गया था। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग डैश में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है? तो भाग 13 के अंदर जो है इसकी स्वतंत्रता दी गई है। वहीं हम बात करें वाणिज्य की स्वतंत्रता, भाग 13। भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में संविधान संशोधन, और भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का वर्णन है। भाग 15 की बात करें तो इसमें निर्वाचन आयोग से संबंधित ये है। आगे हम बात करते हैं, ये आपका मैथ आ गया, तो मैथ अभी नहीं करेंगे। अगला है, नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अभिक्रिया AB पर विचार कीजिए। अभिकारकों तथा उत्पाद दोनों की ही सांद्रता समय के साथ चर घातांक से बढ़ती है। निम्न में से कौन सा चित्र अभिक्रियाओं और उत्पादों की सांद्रता के समय के साथ परिवर्तन की सही व्याख्या करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य हो जाएगा। अगला देखिए ज़रा, कहा गया कि नीचे दिए गए कथनों एवं परिघटनाओं में कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है इसमें आपको बताना है। तो कहा गया, अगर हम देखें तो पहला है परिक्षेपित माध्यम विद्युत क्षेत्र में गति करता है, ये बिल्कुल सत्य है। वहीं हम बात करें क्षेत्र में गति करता है वैद्युत परासरण से, तो ये सत्य है। दूसरा विधायक तो सत्य है, तो यही सत्य हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, कहा गया कि वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण के लिए होता है? तो कॉपर और जिंक के शुद्धिकरण के लिए जो है वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग होता है। नेक्स्ट है जी आपका, निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समायवता प्रदर्शित नहीं करता है? तो प्रकाशिक समायवता प्रदर्शित जो नहीं करता है वो मैलिक अम्ल है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 59 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है? तो पिरामिडीय अगर आकृति की बात करते हैं तो ये है BF3 की। BF3 और SP स्क्वायर जो होते हैं ये संकरित हैं, इसलिए इनकी आकृति जो होती है वो त्रिकोणीय समतलीय होती है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये तो आपका रीजनिंग हो गया। अगला आइए, हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSP में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया। तो MSP में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया। अब प्रश्न उठता है MSP क्या होता है? तो MSP की बात करें फ्रेंड, तो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये भी आपको ध्यान रखनी है। वहीं MSP जो होता है वो CACP द्वारा निर्धारण किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं GST में शामिल किया गया है? तो केंद्रीय स्तर का कर की बात करें तो उत्पाद शुल्क जो होता है केंद्रीय स्तर का कर है। कर की बात करते हैं फ्रेंड, तो कर बेसिकली
कर मुख्यतः 8 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो पहला होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दूसरा होता है उत्पाद शुल्क जिसमें दवाइयाँ और प्रसाधन पदार्थ होते हैं, तीसरा होता है अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जो विशेष महत्व की वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं, और चौथा होता है अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जिसमें कपड़ा और कपड़ों की वस्तुएं आती हैं। उसके अलावा पांचवा अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसमें काउंटर बेलिंग ड्यूटीज शामिल होती हैं, और छठा होता है सेवा कर, और सातवां होता है विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क। आठवां की बात करें तो उसमें वस्तुएं एवं सेवाओं पर लगने वाले अधिभार एवं शेष शामिल होते हैं। अगला देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र के 193वें सदस्य देश के रूप में दक्षिण सूडान को संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल किया गया? तो ये 2011 में शामिल किया गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। तो ये 193वां देश है। और संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय की हम बात कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में यह स्थित है। अगला है निम्नलिखित, कहा गया निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन एक सुमेलित नहीं है आपको बताना है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य, बोरलॉग कृषि, पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति ये नहीं है। ये साहित्य और पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 से हुई है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो कांडला जो बंदरगाह है ये गुजरात के कच्छ में है और यह जो है ज्वारीय बंदरगाह है। आगे हम बात करेंगे, ये मैथ के क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है बेकेजाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा होता है? तो बेकेजाइट का जो निर्माण जो होता है वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 86 के बाद क्वेश्चन नंबर 87 हम देखते हैं। 87 कहा गया इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है? तो ये हीनता जनित रोग आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है। प्रोपेन में बंद पाए जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? तो कौन सी है उसको पहले जान लेते हैं। अगर हम बात करें पैराथायराइड, अंडाशय और वृषण ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन ब्रूनर जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। दीवार के पीछे खड़े व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। कैसे पहचानी जा सकती है? तो विवर्तन तथा गुणता द्वारा ये पहचानी जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करें, नेक्स्ट है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में ये वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है। जो वृद्धि होने वाले क्षेत्र हैं वो पहले पे है आंध्र प्रदेश 647 किलोमीटर स्क्वायर, वहीं तेलंगाना की 632 किलोमीटर स्क्वायर, ओडिशा की तो 537 किलोमीटर स्क्वायर और कर्नाटक की 155 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये वृद्धि वाले राज्य हैं। अगला हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? तो झावा जिसे प्यूमिस भी बोलते हैं ये पानी में तैरती है और ये मैग्मा से उत्पन्न होते हैं, मैग्मा के ठंडे पड़ने पर ये बनते हैं। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान व्यक्त किया गया है? तो जीडीपी का 7.3% ये व्यक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जीडीपी का, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, ये 7.3 नहीं 5.9% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे 103 के बाद 104 देखते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है?
तो ध्यान रखिएगा ये लाल लेटेराइट जो मिट्टी होती है ये काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ये तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में लाल लेटेराइट मिट्टी पाई जाती हैं। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और ध्यान रखिएगा दक्षिण अमेरिका की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें बोलिविया और पराग्वे ये देश जो हैं वो दक्षिण अमेरिका में ही हैं और ये जो है लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं 14 मई की बात करें तो 14 मई को ध्यान रखिएगा विश्व प्रवासी दिवस मनाते हैं। 17 सितंबर की बात करें तो 27 सितंबर की बात करें तो ये मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। और 17 अगर सितंबर की बात करें फ्रेंड तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 16 दिसंबर की बात करें तो विश्व परिवार दिवस 16 दिसंबर की बात करें तो विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला आइए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक है। तो ऊर्जा एजेंसी ये क्या है? एक संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधीन में एक स्वायत्त शासी अंतर सरकारी गठन। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर की बात करें तो वियना में है जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। अगला है वर्ष 2022 में फुटबॉल में महिला एशियाई कप की मेज़बानी किस देश ने किया? तो भारत ने किया और इसमें विजेता जो चीन रहा और उपविजेता दक्षिण कोरिया रहा। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसने एकल मुद्रा यूरो को स्वीकार नहीं किया है? तो स्वीडन ने यूरो को स्वीकार नहीं किया है। अगर यूरोपीय संघ की बात करें तो इसमें 27 देश आते हैं जिसमें 20 देश की मुद्रा जो है वो यूरो है। लेकिन स्वीडन की बात करें तो स्वीडन का जो मुद्रा है वो स्वीडिश क्रोन है। क्या है? स्वीडिश क्रोन है। आगे हम बात करते हैं पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो पोर्टो नोवो की हम बात कर रहे हैं तो ये फ्रेंड पोर्टो नोवो जो राजधानी है अगर हम बात करें तो ये है बेनिन की राजधानी। किसकी राजधानी? बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवो है। और लाइबेरिया की राजधानी की बात करें तो मोनोरोविया है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। और वहीं हम बात करें गैबोन देश की तो लिब्रेविले इसकी राजधानी है। आगे आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो कौन सा एक अदिश राशि? अदिश का मतलब दिशाहीन, जिसमें परिमाण के साथ दिशा ना हो वो अदिश राशि होती है। तो एक तो सदिश राशि होती है जिसमें दिशा के साथ परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। तो दिशा जिसमें होगी उसको सदिश राशि कहेंगे। वेग, आवेग, वेग की बात करें, आवेश की बात करें, त्वरण, विस्थापन, बल, संवेग, ये सारे सदिश राशियां हैं। तो वेग सदिश राशियां हैं, आवेग सदिश राशियां हैं। अगर हम बात करें यंग का मापांक, ये सदिश राशियां नहीं हैं। तो सी आपका जो होगा सदिश राशि नहीं है, लेकिन वेग, आवेग, त्वरण ये सारे सदिश राशि हैं। यंग का मापांक अधिक राशि आपका हो गया। अगला है पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा होता है? तो पेरिकार्डियम और हृदय के बीच जो तरल भरा होता है उसको हम लोग पेरिकार्डियल द्रव्य के नाम से जानते हैं। साइनस जो द्रव्य होता है वो सिनुसाइटिस बीमारी उत्पन्न करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछ दिया जाए कि साइनस द्रव्य का काम क्या होता है, तो इसका काम जो होता है सिनुसाइटिस बीमारी उत्पन्न करना होता है। अगला है कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक संतुलित है? रासायनिक संतुलित कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी 2MgO2 और 2MgO ये आपका रासायनिक संतुलित है। अगला है विलयन ए का pH मान 6 है, विलयन बी का pH मान 8 है, विलयन सी का pH मान 2 है। किस विलयन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो ये सी से। अब हम बात करते हैं pH वैल्यू क्या होती है। तो pH मान आप कह सकते हैं pH
जो मूल्य है, एक संख्या होती है जो पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित ये करती है। अब हम बात करें तो 7 से जो कम होगी वो अम्लीय होगा और 7 से जो अधिक होगी वो क्षारीय होगा। 0 से 14 जो pH वैल्यू का पैमाना होता है। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। तो गैल्वेनोमीटर की बात करें तो इसका प्रयोग जो है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में होती है। क्या होती है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो होता है इससे विद्युत धारा की दिशा हम ज्ञात करते हैं। वहीं हम मेगाफोन की बात करें तो इससे ध्वनि को दूर स्थान तक पहुंचाने में ये हेल्प करता है। पायरोमीटर की बात करें तो ये दूर स्थित कोई वस्तु जो बहुत ज़्यादा जिसका ताप है उसको ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। और सेक्सटेंट की बात करें तो इसे ऊंचाई मापते हैं। स्पीडोमीटर गति प्रदर्शित करने के लिए। और मैनोमीटर की बात करें तो गैस दाब ज्ञात करने में मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। वहीं ग्रेविमीटर की बात करें तो जल के सतह पर तेल की उपलब्धता को ज्ञात करने के लिए ग्रेविमीटर का प्रयोग करते हैं। और ओडोमीटर जो पहिए वाली गाड़ी होती हैं उनके द्वारा कितना दूरी चली गई है उसको ज्ञात करने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? तो चोलिया नृत्य उत्तराखंड से, राउफ जम्मू कश्मीर से और कुटियाट्टम ये केरल राज्य से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं 131 के बाद 132। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनको बढ़ते हुए क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो आप चलिए व्यवस्थित कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लक्षद्वीप, फिर हो जाएगा आपका गोवा, फिर आपका हो जाएगा चंडीगढ़ और फिर आपका हो जाएगा पुडुचेरी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला आइए 28 दिसंबर 2022 को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को जो है वो अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की। आगे हम बात करें 3 जून 2022 को किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये रश्मि साहू को 3 जून 2022 को सम्मानित किया गया है। अगला हम बात करते हैं 15 अगस्त 2022 को पीएम मोदी द्वारा 5 घोषित प्रण में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें आपसी सहयोगात्मक सोच इसमें ये शामिल नहीं है, बाकी ये सारे शामिल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन है। किस राज्य को संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार 6 जून 2022 को जो दिया गया है? तो मेघालय राज्य आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 13 जुलाई 2022 को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो किसको विकसित किया, कौन विकसित हो रहा है? तो ये में पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा विकसित हो रहा है। अगला है स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण 9 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पे इसका अनावरण किया? तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पारो आनंद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है अगर हम बात करें नेक्स्ट 146 की, तो कहा गया डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। तो कौन मौजूद तत्व है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी।
आगे आइए नेक्स्ट हम बात करें तो अगला है ध्वनि की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है तो हर्ट्ज है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी मेथिलीन समूह से अलग होता है। अगला कहा गया है कि यहाँ देखिए कहा गया है कि एक वस्तु को लंबवत ऊपर फेंका जाता है उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा जो है घटती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला हम देख लेते हैं, कहा गया कि एक प्रतिरोधक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2A है, उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा R/4, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।